नमस्कार। चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो स्टेट्स ऑफ वॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं चुनावी राज्यों से जुड़ी बड़ी अपडेट। बात पहले राजस्थान की करते हैं, जहां आज नामांकन भरने का समय समाप्त हो गया। आज सीएम अशोक गहलोत समेत कई दिग्गजों ने नामांकन भरा। इसी के साथ टिकट कटने को लेकर राजस्थान में बवाल भी बढ़ता जा रहा है। तो वहीं कल छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान होना है, पर उससे पहले महादेव सट्टा ऐप घोटाले में बघेल बुरी तरह से फंस गए हैं। आरोपी शुभम सोनी ने वीडियो जारी कर साफ कह दिया कि वो सीएम भूपेश बघेल के कहने पर ही दुबई गया था। शुभम सोनी ने वीडियो में दावा किया कि वो ही महादेव बेटिंग ऐप का मालिक है। उसने कहा कि उसकी मुलाकात सीएम भूपेश बघेल से कराई गई थी। साथ ही आरोपी ने 508 करोड़ की बात भी कबूल ली है। तो वहीं बात मध्य प्रदेश की भी करेंगे, जहां कमलनाथ के हाथ से भी चुनावी मुद्दे खिसकते जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। तो चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, शुरुआत छत्तीसगढ़ से करते हैं। आरोपी शुभम सोनी का आज जो वीडियो सामने आया है, उससे बघेल की मुसीबत कैसे बढ़ गई है? देखिए, मुसीबत ही नहीं बढ़ी है, तकदीर जो है वो गलत रास्ते की ओर मुड़ गई है। कारण जेल होना बिल्कुल तय लग रहा है, क्योंकि ये ईडी का केस है। क्या क्या 3-4 बातें उसने कही और उसको बाकायदा इन्वेस्टिगेट करके ईडी पता लगाएगी कि शुभम सोनी वो सही कह रहा है या गलत। शुभम सोनी ने जो कुछ भी दावे किए हैं, अगर 10% भी इसमें ईडी को सबूत मिल जाते हैं तो बघेल साहब को जेल जाने से कोई बचा नहीं पाएगा। कारण मैं बता देता हूं क्या क्या है। पहली चीज, सट्टेबाजी हो रही थी, मुख्यमंत्री ये स्वयं थे, रोका नहीं गया, गिरफ्तारी भी हुई। तो इसने चीफ मिनिस्टर दफ्तर के एक बहुत बड़े अधिकारी जो पॉलिटिकल एडवाइजर के रूप में काम कर रहे थे मुख्यमंत्री के, विनोद वर्मा, ये अपने आप में बड़ा संदिग्ध व्यक्ति है। उसके बारे में आगे डिटेल में हम लोग बताएंगे। लेकिन उससे वो मुलाकात करता है और कहता है कि मेरे बच्चों को बाहर निकालो। वो कहता है कि 10 लाख रुपए महीने आप डालते रहो, आपका कारोबार फूलता रहेगा। अब सवाल यह है कि जब से वो कह रहा है कि भाई 10 लाख रुपए हमने देने शुरू किए, फिर क्या गिरफ्तारी हुई? कोई क्या उसके लड़कों को छोड़ दिया गया? तो शुभम सोनी कहता है कुछ दिन तो ठीक चला, लेकिन फिर बाद में किसी ने शिकायत कर दी, फिर गिरफ्तारी शुरू हो गई। तो मुझे मुख्यमंत्री से मिलवाया गया और मुख्यमंत्री ने मुझे कहा कि चलो यहां से तुम निकल जाओ, दुबई से जाकर के ऑपरेट करो। आशीर्वाद मिला हुआ था। सट्टा कारोबार को बढ़ावा देने का आरोप है और ये सट्टा कारोबारी सिर्फ और हवाला में डील करते हैं। ये कैश में डील होता है ये पूरा धंधा, तो इसमें तो वो बच नहीं सकते। अब दूसरा इसमें पेच ये है कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद क्या इस शुभम सोनी के लोगों को पुलिस वहां छोड़ देती है? ये एक बड़ा सवाल है। और जब वो कह रहा है कि 508 करोड़ रुपए हमने कब कब कहां कहां किसके जरिए डिलीवर किए हैं, उसका पूरा सबूत, दस्तावेज, डेट वाइज वो हमने ईडी को दे दिया है। तो बचने ही तो ओपन एंड शट केस है, क्योंकि बरामदगी तो हुई है। 5 करोड़ से ज्यादा कैश की बरामदगी हुई है। जो कैश लेकर के जा रहा है, बोल रहा है मुख्यमंत्री के पास, जिसका वो पैसा है, वो कह रहा है कि हम तो मुख्यमंत्री के एक अनुयायी की तरह हम काम कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या। चुनाव में क्या असर होता है, नहीं असर होता है, वो तो होता ही होता है, लेकिन आगे चुनाव के बाद भी ये ईडी के रडार से ये बच नहीं पाएगी। लेकिन अभी सर सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि शुभम सोनी ने भी वीडियो के जरिए साफ साफ कह दिया कि भूपेश बघेल से मुलाकात हुई, बात हुई, पैसों के लेन देन का भी जिक्र किया गया और बघेल ने ही कहा कि दुबई चले जाओ। साफ सबूत है, वीडियो सबूत है, ईडी ने भी दावा कर दिया, पर अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? देखिए, अभी शुभम सोनी ने जो बयान दिए हैं, ये ईडी के पास बयान है।
लेकिन वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, अप्रूवर नहीं बना है वो। लेकिन दूसरे एक और सबूत की बात करते हैं, इस सबूत के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। लेकिन एक और सबूत है, ये जो पकड़ा गया अमित दास, वो उसके फोन जो जब्त हुए हैं आईफोन, उसमें एक रिकॉर्डिंग मिला है 29 सेकंड की वॉइस रिकॉर्डिंग। वो वॉइस रिकॉर्डिंग में बात हो रही है और उसमें क्या कह रहा है, यही सोनी, वो कह रहा है कि अब तुम वहां पर मत रुको क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है पैसा देने का। अगर ज्यादा दिन तक रुके यही लोग तुम्हें अंदर करवा देगा, बघेल गुट के लोग। अभी हमारे पास एक ही उपाय है, उस जगह पर जाओ और वहां पर 8-10 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और उस 8-10 करोड़ रुपए को लो और बघेल के पास ड्रॉप करो। उसमें बघेल का नाम का जिक्र किया गया है। अब ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग है ये भी एक बड़ा सबूत है, क्योंकि सोनी का बयान जो ईडी को मिला उसे समन भेजा गया था कि आप अपना बयान रिकॉर्ड करवाओ, दुबई में हो। अब वो धीरे धीरे जो बयान दिया है वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत, उसके बाद ये मामला उसी दिशा में जा रहा है जैसे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिनेश अरोड़ा जैसे लोग अप्रूवर बने, यानी सरकारी गवाह बन जाएगा। उसको लगता है कि हमने एक इलीगल काम किया, सट्टा इलीगल है, लेकिन उस इलीगल काम में भ्रष्टाचार हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, हवाला का मामला आया, उसमें सीधे बघेल जुड़ा हुआ है। अब बघेल के लिए समस्या यह है कि वो बताएगा ये 508 करोड़ रुपया जो वो खुद बता रहा है सोनी, लेकिन ये 508 करोड़ का मामला ही नहीं है। ये पैसा गया कहां, किधर गया, और ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक पहुंचा कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। इसीलिए ईडी बिल्कुल ठोक बिठा के पूरी तरीके से तसल्ली बख्श तरीके से गिरफ्तारी करना चाहता है ताकि आरोप भी न लगे और इस बात के लिए इनके पास कोई तरीके ना हो कि सीधे चले गए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बेल लेके चले आए। मतलब ईडी एक एक रुपए का हिसाब किताब करेगी, लेकिन कोई भी चोर ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। बघेल कह रहे हैं कि ये तो शुभम सोनी कौन है, मैं तो जानता ही नहीं हूं। चुनाव तक इस तरह का एंटरटेनमेंट चलता ही रहेगा। ठीक वैसे ही जब केजरीवाल पकड़ा गया था तो वो कह रहा था कि मैं नहीं जानता कौन है अरोड़ा, कौन है वो, तो अपने राइट हैंड को विजय नायर के बारे में कहते हैं वो तो छोटा सा कोई कार्यकर्ता होगा। जो व्यक्ति साई की तरह तुम्हारे साथ था तुमने उसको डिनाई कर, तो ये होता ही है। खैर, भाषणबाजी मीडिया में चल जाएगा, कोर्ट में नहीं चलता। वहाँ देखिए कैसे सब लोग लटके हुए हैं। तो ये बेकार की बातें हैं, इनको बताना पड़ेगा कि भाई अगर पैसे मिले हैं, पैसे लेने वाला बोल रहा है, आप ये समझिए कि उसके किसी भी व्यक्ति, ये जो पत्रकार है, आप ये समझिए विनोद वर्मा, ये लुटियन, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कांग्रेसी इकोसिस्टम है, उसका ये पत्रकार रहा है। ये वो फर्जी सेक्स टेप बनाता था पहले, उसमें इसकी गिरफ्तारी हुई थी और यही रवीश कुमार, यही तमाम लोग छाती पीट रहे थे, कह रहे थे कि पत्रकारों के ऊपर मोदी सरकार और मोदी की बिल्कुल जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कुचला जा रहा है। यही जिसको 10 लाख रुपए महीने, वो जो छत्तीसगढ़ रायपुर में जाकर के जो उगाही मास्टर बन गया, ये पत्रकार था पहले, बीबीसी में काम करता था, अमर उजाला में काम करता था। तो आप ये समझिए कि ये तो बच नहीं पाएंगे। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से कितने लोग नप चुके हैं। ये सारे लोग छत्तीसगढ़ के अंदर लूट मचा रहे थे, अब इनकी पोल खुल गई है। लेकिन कल ही फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है छत्तीसगढ़ में, उसके पहले इतना बड़ा घोटाला साहब, देखिए बहुत इसका नुकसान हो रहा है। बघेल साहब जहां अच्छे तरीके से, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे ऐसा कांग्रेस पार्टी दावा कर रही थी, आज कांग्रेस पार्टी के अंदर हाहाकार मचा हुआ है कि पता नहीं इसका क्या इंपैक्ट होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर सिर्फ आरोप लगते इसका ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होता कि भाई आप महादेव ऐप वालों के साथ जुड़े हुए हैं, इसका भी इंपैक्ट बहुत कम होता। आपने उससे पैसे लिए, 508 करोड़ रुपए लिए, इसका भी इंपैक्ट बहुत कम होता। लेकिन उसका क्या करेंगे, जो नोटों का पहाड़ दिख रहा है,
इसका तो इम्पैक्ट होगा। ये तो बच्चा बच्चा छत्तीसगढ़ में कह रहा है कि हमारा चीफ मिनिस्टर जो है वो ईमानदार नहीं है। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान की। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन कल जो देर रात छठी लिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से आई, उसमें अशोक गहलोत के करीबी महेश जोशी का टिकट काट दिया गया। क्या बवाल बढ़ेगा? ये महेश जोशी कौन है? ये गहलोत के सबसे करीबी लोगों में से एक, चीफ विप, जिन्होंने होटल में अशोक गहलोत के लिए बैटिंग की थी जब सचिन पायलट ने विद्रोह किया था। उसके बाद दूसरी बार जब सोनिया गांधी ने कहा अशोक गहलोत को अब दिल्ली आ जाना चाहिए, कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहिए, तो उस समय भी यही महेश जोशी जो थे, इनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया था कांग्रेस की तरफ से। इन्होंने ही सारे विधायकों को इकट्ठा किया था, मीटिंग हुई थी, और 92 एमएलए जो सब इस्तीफा दिया था वो महेश जोशी के इर्द गिर्द ही थे। ये अशोक गहलोत के इतने करीबी व्यक्ति को टिकट काटोगे तो इसका मतलब है कि गहलोत खुश नहीं होंगे, और ये स्थितियां राजस्थान में दिख रही है। कांग्रेस के अंदर इस बात के लिए कंफ्यूजन है कि क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों में से कोई भी एक चुनाव के बाद भी कांग्रेस में रहेंगे। चुनाव खत्म होते ही क्या इन लोगों के बीच पहले जैसी स्थिति नहीं होगी? अभी भी स्थिति है, और अभी भी सीएम पद को लेकर दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। लेकिन जो आज अंतिम दिन चुनाव का नॉमिनेशन हो गया खत्म, अब कल से शुरू होगा इन लोगों की बगावत, क्योंकि अब इन लोगों को लग चुका है कि हमें जो मिलना था वो मिल चुका है, जो नहीं मिला वो अब मिलने वाला नहीं है। लेकिन यहां से टिकट तो कटे ही कटे, लेकिन अब सचिन पायलट के करीबी अभिमन्यु पुनिया को टिकट दे दिया गया। देखिए, ये दोनों साइड से इस तरह का खेल खेला जा रहा है। राजीव ने बिल्कुल सही कहा कि अब तक तो सब लोग इस चीज के इंतजार में थे कि टिकट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो राजस्थान कांग्रेस की जो वस्तुस्थिति है, करीब करीब 100 ऐसी सीटें हैं जहां पे गहलोत के भी व्यक्ति दावेदार हैं और पायलट के भी दावेदार हैं। बाकी कुछ इलाका जो मध्य प्रदेश से सटा हुआ है वहाँ इनकी चलती है। ये जोधपुर और उधर का जो इलाका है, डेजर्ट एरिया है, वहाँ गहलोत साहब की चलती है। तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ जहाँ ये दोनों स्ट्रांग होल्ड में तो रहते हैं, लेकिन 100 सीटें ऐसी है जहाँ विद्रोह होगा, बीजेपी को जिताएंगे। जहां गहलोत का उम्मीदवार नहीं मिला, गहलोत का उम्मीदवार वो सचिन पायलट के उम्मीदवार को जीतने नहीं देगा। 2 कारण हैं। पहली चीज, ये सब लोग जान रहे हैं वहां सरकार नहीं आ रही, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा? पायलट का रहेगा या गहलोत का रहेगा? तो जिसके ज्यादा विधायक होंगे उसका रहेगा। तो ये आप समझ लीजिए कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में है कांग्रेस पार्टी। ये राहुल गांधी की गलती है कि आप बैलेंस करने के चक्कर में आपने सचिन पायलट को भी नाराज कर दिया, आपने गहलोत को भी नाराज कर दिया। राहुल गांधी की स्थिति उस बंदर की जैसी है कि जिसे तराजू में दिया गया सामान 2 रोटियां, बोला कि भाई उसको बराबर बराबर बांट करके जो है बांट दो, तो वो तोड़ तोड़ के खाता रहा और आखिर में किसी के लिए कुछ नहीं बचा। तो वही कहानी राहुल गांधी ने अपने हिसाब से राजस्थान में कर दी है। मतलब विद्रोह और बगावत की स्थिति अभी और राजस्थान में सर देखने को मिलेगी, पर क्या राहुल गांधी इसको बैलेंस कर पाएंगे? राहुल गांधी को अगर बैलेंस करने की उनके अंदर क्षमता होती तो अब तक कर लिए होते। जब बैलेंस करने की जरूरत होती है तो वो नौटंकी करना शुरू कर देते हैं, जैसे अभी केदारनाथ में जाके नौटंकी कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनके हिंदुत्व के प्रदर्शन से लोग प्रभावित हो जाएंगे कि अब हमारे नेता राहुल गांधी जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो हिंदुत्व की लहर चल जाएगी उनके पक्ष में। हुआ क्या? वहां भी बेइज्जत हुए और मध्य प्रदेश में स्थितियां खराब हो गई। मध्य प्रदेश में अभी 1 सप्ताह से कोई भी नेता जातीय जनगणना की बात नहीं कर रहा। राहुल गांधी भी जातीय जनगणना की बात करने वहां पर जाते थे, लेकिन अब वो चुप हो गए हैं। कमलनाथ ने कह दिया ये जाति जाति करते करते हमें आपने फंसा दिया। जो थोड़े बहुत हम हिंदुत्व की बात करते थे उसे भी पहले से फंसा दिया। जिस तरीके की आप सेकुलरिज्म अपने ऊपर ओढ़े हुए हो वो मध्य प्रदेश में लाकर डाल दिया।
तो स्थितियां ऐसी हो गई है कि सारे बड़े मुद्दे से अब कांग्रेस है जो अपना पीछा छुड़ाते जा रही है, जो राहुल गांधी के थे, चाहे अडानी हो या जातीय जनगणना हो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी की जो बात कर रहे थे, ये सारे मुद्दे छूटते जा रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान दूसरी तरफ बिल्कुल विजयी मुद्रा में आगे बढ़ रहे हैं। तो कमलनाथ के घर में, दिग्विजय सिंह के घर में ये जो बैठकों का दौर चल रहा है, उसमें तो पार्टी के अंदर ही, कार्यालय के अंदर सवाल कर रहे हैं पत्रकार कि भाई आप दोनों के बीच अच्छा चल रहा है। लेकिन कमलनाथ खुश जरूर होंगे कि राहुल गांधी केदारनाथ घूम रहे हैं। अब कमलनाथ की खुशी इस बात को लेकर नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि राहुल गांधी अब इतने अविश्वसनीय हो गए हैं कि सच में भी अगर कोई आस्था के साथ वो प्रार्थना करने जाएंगे, फिर भी लोगों का विश्वास उनके ऊपर हो ही नहीं सकता। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि वहां जहां जहां उनकी सरकार बनेगी वो जातीय जनगणना कराएंगे, अब क्या करेंगे वो? देखिए, वो राहुल गांधी कहते कुछ है, करते कुछ है। कोई उनको चिट थमा दिया, ये बोल देना है, वो जाकर के बोल देते हैं। क्या हुआ है, आप इस बात को समझिए। चुनाव सर पे है, आपके सामने 24/7/365 डेज मेहनत करने वाला अपोजिशन प्रतिद्वंदी, जो दिन रात मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि लोग उसकी मेहनत को देख करके उनके विरोधी भी लोहा मान लेते हैं। और आप केदारनाथ घूमने चले गए, वहां बवाल चल रहा है राजस्थान में। आपका एक मुख्यमंत्री जेल जाने के कगार पे है, घोटाले में नाम आ गया है। उस घोटाला का जो असर जो है वो 10 जनपद कांग्रेस पार्टी के ऊपर पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश में जीती हुई बाजी हाथ से फिसल रही है। आपको ग्राउंड में होना चाहिए, आपको नेताओं के बीच होना चाहिए, जगह जगह जाकर के कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए। तो ये तो हवाई नेता है। मूड कर गया कि नहीं भाई अब चलो केदारनाथ चलेंगे, अब भाई अब सारे लोग हाँ केदारनाथ चलिए। ये इनको लगता है कि वो सिंबलिज्म दिखा करके वो जनता को कोई मैसेज दे पाएंगे। ये तब होता है जब नेता की कुछ क्रेडिबिलिटी होती है, कि नेता क्रेडिबल है, उसने इशारे में भी कोई बात कह दी तो जनता उसको समझ लेती है। यहाँ तो मामला ठीक उल्टा है। राहुल गांधी केदारनाथ गए मैसेज देने के लिए, जनता ने वहां केदारनाथ के अंदर ही मैसेज दे दिया। जहां जहां गए मोदी 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 मोदी, जय श्री राम भी लग रहे हैं ना। जय श्री राम। अब देखिए जनता कितनी चतुर है। वहां केदारनाथ में कोई उत्तराखंड के लोग नहीं जाते, देश भर से लोग वहां पे जाते हैं और जय श्री राम कह रहे हैं। क्यों? ये राहुल गांधी तो भूल गया होगा, ये दिल्ली में बैठा दलाल मीडिया भी भूल गया, ये कांग्रेस पार्टी भी भूल गई कि तुमने जो पीछे क्या पाप किया है। जनता याद दिला रही है कि राहुल गांधी तुम ही थे, सिया राम और श्री राम में फर्क बता रहे थे, लो अब सुनो। तो ये मुझे लग रहा है राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा। ही इज जस्ट नॉट फिट टू चैलेंज एनीवन इन बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी तो बहुत दूर की कौड़ी है। क्या शिव जी का आशीर्वाद मिलेगा क्या? शिव जी का आशीर्वाद क्या, अभिशाप मिल गया। अगर आशीर्वाद मिलना होता तो वहां पर लोग जय श्री राम के नारे, पीएम मोदी के नारे नहीं लगाते। इसका मतलब है कि इनके जाने का अशुभ संकेत शुरुआत में ही मिल गया कि इनका विरोध हो गया। उसी तरीके से जैसे कि आप गए हैं वहां पर अपने लिए कुछ प्रार्थना करने और वहां से मिला आपके विरोध में आशीर्वाद। अब शिव जी के पास आप जा रहे हैं और अंदर में आपके अंदर जो आंख बंद करेंगे तो ईसा मसीह दिखेंगे, तो शिव जी कैसे खुश हो सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो हर राज्य में कांग्रेस पार्टी बुरी फंस चुकी है और फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है। राजस्थान में अब टिकट कटने से नाराज विधायकों ने कांग्रेस पार्टी की मुसीबत बढ़ा दी है, तो मध्य प्रदेश का भी हाल बुरा है। तो वहीं सबसे ज्यादा हाल बुरा छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल का है। जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं उससे आज नहीं तो कल बघेल की गिरफ्तारी पक्की मानी जा रही है। अब देखना होगा इसका असर चुनाव में कितना पड़ेगा। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। कल किसी और चुनावी राज का जिक्र करेंगे, चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट लेकर हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।